तो चलिए बच्चों, आज आपके सामने विनय सर लेकर हाजिर हुए हैं पहला ऐसा सेशन जिसको YouTube पे कंडक्ट करने की हिम्मत और उसको आपके सामने रखने का जो जज्बा है। आज सबसे पहले विनय सर और ये वेदांतु जेई चैनल आपके समक्ष रख रहे हैं। जी हाँ बच्चों, आपने थंबनेल में सही देखा है, इट्स जेई एडवांस और इसके ऊपर कौन से चीट कोड्स लगते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको जेई एडवांस के जो बड़े ही फेमस क्वेश्चंस हैं उनको एक अलग ही अंदाज के अंदर आपके सामने रखूंगा। इन सभी क्वेश्चंस को हमने कई बार इस चैनल के ऊपर आपके सामने कई बार फिजिक्स के हिसाब से डिस्कस किया है। आज मैं फिजिक्स के साथ साथ स्मार्टनेस का एंगल भी लेके आया हूं। तो आपके सामने कुछ ऐसी ट्रिक्स बेटा आपको बताने वाला हूं जहां पर आप अपने जेई एडवांस के बहुत सारे सवाल आपको कराऊंगा और बहुत जल्दी कराऊंगा। आप जेई एडवांस के आईआईटी के ऑफिशियल क्वेश्चंस को बहुत अलग अंदाज में देखेंगे मुझे सॉल्व करते हुए, और यही ट्रिक्स बेटा आप यूज कर सकते हैं अपने स्कोर को और बूस्ट करने के लिए। ये ट्रिक्स जो है, इससे एक बात तो श्योर है, इससे गलत कुछ नहीं होगा। जो भी होगा आपके क्वेश्चंस के अंदर, आपके स्कोर के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन ही होगा। आप जानते हैं ये बात विनय सर, कि विनय सर अपने बच्चों को हमेशा ये बात कहते आए हैं, यार तुम्हारे लिए अगर एक भी सवाल मैं किसी बच्चे का एक्स्ट्रा ठीक करवाया, मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा और आपकी अंतिम क्षण तक मदद मैं करता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बड़े ही अतरंगी और निराले से सेशन को। और मैं जानता हूं बच्चों के मन के अंदर ये धड़क धड़क चल रही होती है, यार एडवांस के अंदर चीट कोड्स, यस डू वी हैव दे आर नॉट एग्जैक्टली चीट कोड्स, आई विल से दीज आर द ब्यूटीफुल ट्रिक्स जो कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद विनय सर ने अपने बच्चों के साथ मिलकर डिस्कशंस के दौरान सारी असिमिलेट करके आज इस सेशन के सामने मैंने आपके सामने रखी है। ठीक है, तो ये सेशंस जो हैं ऐसे ही आपको मिलते रहें। चैनल पे सभी बच्चे सब्सक्राइब रहें, सब्सक्राइब रहोगे तो ये कंटेंट सही समय तक मिलता रहेगा, नहीं तो फिर ये तब मिलता है जब कई बार लेट हो जाते हैं। टेलीग्राम पे भी बच्चों जुड़े रहें, क्योंकि और बहुत सारा कंटेंट जो आपको हमें देना होता है हम आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करते रहते हैं। शुरू करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले यार ऐसी ट्रिक्स का एक सेशन विनय सर ने आपके समक्ष आज यूट्यूब पे रखा है। ऐसे बहुत सारे और बेटा एडवांस के कुछ गहरे गड़े हुए राज होते हैं जो क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर देते हैं। तो और स्ट्रक्चर्ड वे में केमिस्ट्री और मैथ्स को भी इंक्लूड करके अगर आप अपनी प्रिपरेशन को x से 3x पे ले जाना चाहते हैं आखिरी के टाइम पे, तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं आप लोग बेटा, है ना, आप लोग x से अगर 3x प्रिपरेशन करना चाहते हैं आखिरी के 10-15 दिन जितने भी आपके पास बचे हैं, तो बेटा मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा आप एकलव्य बैच को ज्वाइन कर लें। ये डेडिकेटेडली एडवांस का हमारा बैच है। इस बैच को आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको लाइव हमारे दिग्गज टीचर से जो खुद आईआईटी क्वालिफाइड है और कई सालों से बच्चों के साथ यही जो मैं आपके साथ आज ट्रिक शेयर करूंगा, इसका एक और वर्जन आपको पूरे पीसीएम के अंदर दिखेगा और कई सालों से बच्चों के साथ ये माहौल डिस्कस करते आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी भी मिल जाती है। हार्ड कॉपी किसकी मिलेगी? हार्ड कॉपी मिलेगी आपको हमारी एडवांस के कंटेंट की, जिसको ब्रैक लेटर बुक्स लेते हैं। आप इस कंटेंट को अलग से भी बेटा परचेज कर सकते हो, बट इस बैच के अंदर जब आप आओगे तो कॉपी, हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी, और हार्ड कॉपी आने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन सॉफ्ट कॉपी आपको इमीडिएटली मिल जाएगी। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे भी रेकमेंड करूंगा ये हार्ड कॉपी आपके पास रहेगी। अगले साल अगर दोबारा थोड़ा सा एग्जाम के पास आपको दोबारा अपनी रैंक को बूस्ट करना है या कॉलेज को बेटर करना हुआ, तो ये कंटेंट तो हमेशा आपके पास रहेगा, आप इसे तब भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी टेस्ट सीरीज, एडवांस की जो टेस्ट सीरीज है ना, उसका भी जो डिस्कशन हम करवाते हैं इसी अंदाज में, है ना, कि अलग तरह से क्वेश्चन को कैसे देखा जा सकता है, ये पूरा माहौल मिलेगा। मैं बार बार बात बोलता हूं, कोई और कोर्स हो, मैं क्रैश कोर्स हो, आपको बोलता हूं जहां मन हो वहां कर लो। एडवांस को अगर एक लेवल पे ऊपर लेके जाना है, वेदांतु से बेटर कहीं नहीं मिलेगा। तो कम इनटू एकलव्य बैच, यही है आपका एकमात्र सोल्यूशन, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को जिसके लिए बच्चे आए हैं। तो सबसे पहले यार मैं तुम्हें थोड़ा सा पहले पैटर्न बताता हूँ, क्योंकि पैटर्न को ऑब्जर्व करते ही आपको ट्रिक्स समझ में आएंगी, कौन सी ट्रिक्स किस सवालों पे हमें लगानी है। ठीक है, और ये बहुत ही अलग तरह का सेशन है, यूट्यूब पे पहली बार हो रहा है, आराम से बैठ के सुनिएगा, मजे लेते। फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा आज थोड़ा अलग अंदाज में आपको चीजों को सिखाऊंगा, पर एडवांस के क्वेश्चंस पे तोड़ेंगे। ठीक है, ओके। माइक बेटा एक बार बता दो, बच्चे कह रहे हैं बच्चे वेदांतु यस, वेदांतु लव, यस यस बेटा जी, वेदांतु लव, वेदांतु के बच्चे लव। एक बार बता दो जरा, एक बार ऑडियो वीडियो सब ठीक आ रहा है ना, मैं भी यहां से चेक कर लेता हूं, क्विकली बताएं, ऑडियो वीडियो सब ठीक आ रहे हैं? एवरीथिंग इज ऑल सेट, ऑल सेट, ऑल सेट। ये नमूने बीच में है ना जो बोल देते हैं, एवरीथिंग इज ऑल सेट, ऑल सेट, ऑल सेट। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले बेटा मैं तुम्हें पैटर्न समझाता हूँ, पैटर्न क्या होता है एडवांस का। और ये लेट, और मैं बताता हूँ पैटर्न हर साल वेरिएबल होता है। ये पैटर्न जो है ये हर साल चेंज होता है, ये थोड़ा वेरिएबल रहता है। तो सभी बच्चे
जब भी आप अपने एग्जाम में जाओ तो इंस्ट्रक्शंस को दोबारा पढ़ना, ठीक है। तो एडवांस का पैटर्न कोई फिक्स नहीं होता, हर साल बदलता है, मेंस का फिक्स होता है। तो इसके अंदर यार एक तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और मैथ्स का कॉलम होते हैं। तो आजकल का जो ट्रेंड है उसमें +3 मिलते हैं और -1 आपको इनकरेक्ट करने पे मिलते हैं। सिंगल चॉइस क्वेश्चन मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट हो और मैच द कॉलम के अंदर। ऐसी पैसेजेस के अंदर बेटा हमने अभी देखा है कि नेगेटिव मार्किंग हट गई है, पिछले कुछ सालों से अंदर पैसेजेस भी होते सिंगल चॉइस ही, बट नेगेटिव मार्किंग हट गई है। तो +4 एंड 0 एक आपका ये रहता है। और इंटीजर टाइप के अंदर बेटा +4 एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो मेंस वाले में नेगेटिव मार्किंग इंक्लूडेड है, एडवांस के अंदर नेगेटिव मार्किंग इंटीजर्स के अंदर आपकी नहीं आती। और मल्टीपल करेक्ट के अंदर +4 है एंड -2 है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 50% होती है। और अगर आपने कोई गलत ऑप्शन मार्क किया और पार्शियल मार्किंग भी फिर उस केस में आपको मिल जाती है, +4 +3 +2 +1, ठीक है। तो अब यहां पे एक सिंपल सी बात आपको बताऊंगा, जो भी मैं आपको टेक्निक्स बताने वाला हूं, आपने वो टेक्निक्स बेटा यहां पर बिल्कुल नहीं लगानी, ठीक है ना। मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट में कोई टेक्निक कोई चीट कोड नहीं चलता। जो भी चीट कोड चलेंगे इसके ऊपर जो आपको ये 3 तरह की वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिख रहे हैं, यहां पर आप लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट। और एक बात तो वैसे ही बहुत क्लियर है बेटा, जहां पर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहां पे तो आप और खुल के खेल सकते हैं, जहां पे आपके इंटीजर्स आते हैं और आपके जहां पे पैसेजेस आते हैं। बट स्टिल एडवांस अपना पैटर्न बदलता है। ये अभी लेटेस्ट का जो ट्रेंड जो पिछले सालों का आ रहा है ये वो है, बाकी ये बदलता है। आपका जो भी आएगा उस वक्त उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़कर आगे बढ़िएगा, ठीक है। और मैक्सिमम जो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके सिंगल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर सबसे ज्यादा और मैच द कॉलम के अंदर आपकी सक्सेसफुल रहती है, ठीक है। चलो अब स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। जो मैंने आपको बोला, सभी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर लो अपने पेपर में जिनमें आप कॉन्फिडेंट हो। बेटा वीडियो पूरा एंड तक सुनना, इस वीडियो को मैं आराम से कंडक्ट कर रहा हूं, धीरे धीरे बोलूंगा और पूरा जो मेरा राइट मैसेज है वो लेके जाइए, ठीक है। मैसेज गलत मत लेके जाना। तो सबसे पहला आपको स्ट्रेटजी में ये नहीं बता रहा कि जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं, जो मैं आपको चीट कोड्स बताने वाला हूं, आप सीधा पेपर में लगाओ पहले सवाल पे, नहीं। आपका जो सब्जेक्ट है वही आपकी सिलेक्शन देगा, सबसे ज्यादा चांसेस वहीं से आपके बनेंगे। तो सबसे पहले तो जो आता है उसको डिलीवर करो, अच्छे से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, किसी भी क्वेश्चन पे फंसना मत, ठीक है। जो नहीं समझ में आ रहा है उसे छोड़ दो। तो पहले तो जो आता है उसको उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से, जो भी एकेडमिक नॉलेज के बेस पे सॉल्व करिए पेपर। उसके बाद मार्क ऑल दो सिंगल चॉइस क्वेश्चंस व्हिच यू कुड नॉट सॉल्व। तो जहां जहां पे तुम्हारे सिंगल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, इवन इन इंटीजर्स आल्सो जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो नहीं सॉल्व कर पाए उनको थोड़ा सा आपने अपना ऑब्जर्व करके रखा। और उसके बाद फिर आप उन क्वेश्चंस के ऊपर अपनी जो भी चीट कोड्स या टेक्निक्स आपको बताने वाला हूं वो आप लोग अपनी यूज कर सकते हो, ठीक है जी। और अब इसमें भी मैं थोड़ा सा और आपके साथ आगे बढ़ूंगा। पहले इस बात को ना पहले आपको समझाऊंगा कि ये चीट कोड्स जो बता रहा हूं, ये जो टेक्निक्स बता रहा हूं, इनका इंपैक्ट क्या है। देखो, जो भी मैं आपको चीट कोड्स बताऊंगा उनमें से कई क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर समझ में आ जाएंगे आपको कि अच्छा यार यही ऑप्शन सही आंसर है। कुछ ऐसे चीट कोड्स हैं जहां पे आप ये गारंटी ले पाएंगे कि यार ये 4 ऑप्शंस में 2 तो नहीं है, 1 तो नहीं है। तो जितनी ऑप्शंस को तुम एलिमिनेट करोगे उतने चांसेस ऑफ एक्यूरेसी ऑफ गेस है आपके बढ़ते जाएंगे, ठीक है जी। तो दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, देन मेक अ गेस। तो आपने क्या करना है, याद रखिए, जो भी मैं चीट कोड्स बताऊंगा वो आपने उन क्वेश्चंस पे लगाने हैं जो तुमसे सॉल्व नहीं हुए, और उनमें भी आपने ये कोशिश करनी है वो चीट कोड लगा के अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए सीधा एक आंसर आपका मिल जाए, बहुत बढ़िया। बट अगर नहीं मिल पा रहा, आप एक ऑप्शन तक नहीं पहुंच पा रहे, एटलीस्ट एलिमिनेट करने की कोशिश करें कि यार ये ऑप्शंस तो नहीं है, ठीक है। एक आपको सिंपल सा लॉजिक समझाता हूं, जरा लॉजिक समझना। आपने एक रखा है नो एलिमिनेशन, मतलब आपने कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं किया, आपने लगाया रैंडम गैस। आपने क्या लगाया विनय सर, सभी क्वेश्चंस पे क्या लगाया, मैं आपको थोड़ा सा मैथ समझाता हूं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपने लगाया रैंडम गैस। रैंडम गैस का मतलब समझते हो? रैंडम गैस मतलब आपने मान लो 12 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने अटेम्प्ट किए 12 क्वेश्चन, ठीक है। अब मुझे जरा ऑनेस्टली बताओ, इनमें से करेक्ट होने के मेरे कितने चांसेस हैं? इनमें से करेक्ट होने के कितने चांसेस हैं? अगर मैंने मान लो ABCD, मान लो सभी क्वेश्चंस का फॉर एग्जांपल मैंने ए ऑप्शन मार्क कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। मान लेते हैं एक एग्जांपल, ऐसा करना नहीं है, बस आपको बता रहा हूं समझाने के लिए कि क्यों ये करना है। तो मान लो तुमने सभी का ए ऑप्शन आंसर सही कर दिया, और आपका अब क्योंकि आपने दिमाग लगाया नहीं है ज्यादा, तो आपने चारों ऑप्शंस प्रोबेबल थी, आपने कुछ भी रैंडम गैस मारा, ये सबसे स्टूपिड काम होगा। तो आप जरा सोच के देखिए मेरे भाई, आप सोच के देखिए आपके करेक्ट कितने होंगे। इसके 1/4 ही करेक्ट होंगे, तो 3 करेक्ट हुए, रॉन्ग कितने हुए? 9 हुए। तो स्कोर कितना हुआ सर, जल्दी बोलो। तो सर वो हुआ हमारा 3। अगर मान लो 3 मार्क्स का सिंगल चॉइस क्वेश्चन है अपना, तो 3 into 3 कर लेते हैं, माइनस मान लो, और -1 अगर मान लो मेरी नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो 9 - 9 आपका आंसर 0। आपको कोई फायदा नहीं हुआ, आप वहीं पे खड़े हैं, आपको कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। आपको कोई फायदा नहीं हुआ, आप वहीं पे खड़े हैं जहां पे आप
थे। और इनफैक्ट ये भी 3 जो मैं करेक्ट बता रहा हूं, ये भी चांसेस होने के कम होते हैं। अगर आप रैंडम गेस मारते हो मैक्सिमम सारे गलत होते हैं। इससे ज्यादा तो ठीक नहीं कर पाओगे, इतने तो लकी नहीं रहोगे कि रैंडम गेस कर रहे हो और 5-6 ठीक हो जाएंगे, कभी नहीं हो। तो इनफैक्ट नेगेटिव भी जाता है, मैक्सिमम बच्चों का नेगेटिव भी जाता है। यहीं पर अगर तूने थोड़ा सा एक ऑप्शन एलिमिनेट किया, तूने एक ऑप्शन को एलिमिनेट किया, मेरी बात को जरा समझना, तो अगर तूने एक ऑप्शन को एलिमिनेट किया तो मतलब 3 ऑप्शंस में ही तुझे गेस करना है। तो 3 में से करेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है। ठीक है, तो अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दी कि ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, तो तू अब गैस जो मार रहा है वो तीनों में मार रहा है। तो 3 में गैस मार रहा है, वही सिचुएशन दोबारा ले ले। अटेम्प्ट तूने किए 12, अटेम्प्ट किए 12, करेक्ट होने का अब जो पॉसिबिलिटी है वो हमारा 1/3 है, यानी कि 4 करेक्ट हो गए। रॉन्ग तेरे हो गए 8। अब तेरा स्कोर कितना हुआ जल्दी बोल। तेरा स्कोर हुआ सर 4 × 3 - 8, तो 12 - 8 मतलब तेरे 4 नंबर बढ़ गए। और स्मार्ट गैस मार, देखो गैस रैंडम मारोगे तो कुछ नहीं होने वाला, नेगेटिव ही जाओगे। और स्मार्ट गैस मारो, आपने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिया, आपने 2 ऑप्शंस विनय सर क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो यार अगर मैंने मान ले मेरे भाई 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी है, मुझे 2 में से गेस मारना है 50-50, तो हाफ प्रोबेबिलिटी होगी करेक्ट होने की। तो करेक्ट अब कितने होंगे हमारे, अगर भाई मैंने अगर 12 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट किए तो 6 करेक्ट हो जाएंगे और 6 हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। स्कोर मेरा भाई तू खुद ही देख ले, 6 × 3 - 6 करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 18 - 6, तो यू विल गेट +12 मार्क्स। तो तेरे 12 मार्क्स जो है वो बेसिकली बढ़ जाएंगे, 12 मार्क्स जो है वो तेरे बढ़ जाएंगे। समझ गया? तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझ। जो भी चीट कोड बताऊंगा तो उन क्वेश्चंस पे लगाएगा जो तेरे सॉल्व नहीं हुए, उनमें चीट कोड लगा के सीधा ऑप्शन आंसर मिल जाए, बहुत बढ़िया। अगर आंसर नहीं मिल पाया तो ऑप्शन एलिमिनेट करके गैस करियो, ठीक है। और जितनी तो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएगा तेरी प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा स्कोर को इंक्रीज करने की बढ़ती जाएगी। सिंपल सा बेसिक समझ आता है, ठीक है। अब आओ, सारी कहानी तुम्हें समझ में आ गई। अब चीट कोड क्या है, आइए मैं आपके सामने अब बनाने शुरू करता हूं। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको जितनी भी टेक्निक्स है ना, जो स्ट्रेटेजी है ना ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की, मैं सारी एक साथ ही बताने वाला हूं। बिकॉज क्योंकि ये एडवांस का सेशन है हमारा चीट कोड्स वाला। एडवांस के सेशन के अंदर आपके एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे जो मैं कुछ केसेस आपको बताने वाला हूं यूज होंगे ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में, थोड़ा एफर्ट लगेगा, ठीक है। तो एक एक करके पहले सुन लो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे आपको मैं जाके इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कराऊंगा। सबसे पहले बेटा आपको एक्सट्रीम वैल्यूज t = 0 हो गया या t = इन्फिनिटी हो गया, आपको इन एक्सट्रीम वैल्यूज पे हमेशा केसेस को चेक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो t = 0 और t = इन्फिनिटी सबसे फेमस होती है एडवांस के अंदर भी। और इनफैक्ट बेटा याद रखना, अगर कोई एंगल वेरिएबल है, टाइम की जगह कोई एंगल वेरिएबल है, तो थीटा = 0 डिग्री एंड थीटा = 90 डिग्री, ये भी दोनों बहुत प्रोबेबल हमारे एंगल्स होते हैं आपकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए। तो थीटा 0 थीटा 90 भी कर सकते हो, t = 0 t = इन्फिनिटी भी कर सकते हो। इसके अलावा अगली जो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक है, और ये सारी टेक्निक्स आपकी एक ही क्वेश्चन के अंदर यूज हो जाती है, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में एक ही टेक्निक यूज होगी। तो एक क्वेश्चन में एक टेक्निक यूज करके एक ऑप्शन एलिमिनेट होगी, दूसरी यूज करके दूसरी एलिमिनेट होगी। तो इसलिए सारी पहले एक साथ बता रहा हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को अटैक करेंगे। यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसके ऊपर तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डायमेंशंस एनालिसिस से बहुत सारी ऑप्शंस आपकी वैसे एलिमिनेट हो जाती हैं कि जो पूछा गया वेरिएबल ऑप्शंस में अगर वो डायमेंशंस बनी नहीं है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। ये तो आप जेईई मेंस के अंदर भी करते आए हो। उसके बाद रेंज ऑफ आंसर बेटा एक बड़ी अच्छी टेक्निक होती है कि आपको देखना होता है कि यार मेरा आंसर किस रेंज के अंदर आ सकता है ना। 5 से 10 के बीच में होगा, 12 से 15 के बीच में होगा, या एटलीस्ट नेगेटिव तो नहीं होगा। तो अगर आपका आंसर मान लो टाइम पूछा गया, क्या टाइम नेगेटिव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो अगर कोई ऐसा आपका रेंज बन पाए बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको दिखाऊंगा, आप अपनी बहुत सारी ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो ये चेक करके कि यार आंसर अगर नेगेटिव नहीं हो पा रहा। तो बहुत सारी ऑप्शंस के अंदर ऐसी ऑप्शंस होती हैं जहां पे अगर आप वेरिएबल की वैल्यू पुट करो तो आंसर ऑप्शन में नेगेटिव आ रहा होता है, बट आंसर नेगेटिव हो नहीं सकता। तो आप उन ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शंस दैट आर नेगेटिव और कैन बी मेड नेगेटिव, है ना। तो बट आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, वहां पे भी ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जा सकता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। और साथ ही साथ मेरे भाई, साथ ही साथ एक और टेक्निक है, यूज बेसिक नॉलेज ऑफ फिजिक्स फॉर ऑप्शन। डेफिनेटली बेसिक नॉलेज फिजिक्स की जो है आपकी, पूरी फिजिक्स मैं नहीं कह रहा क्योंकि आज का उद्देश्य पूरी फिजिक्स पढ़ाना नहीं है, पर बेसिक नॉलेज से भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाती है। आइए मैं ये सारी बातों को अब एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूं, ठीक है, जिसके लिए बच्चे यहां पे आए हैं, ठीक है जी। ओके जी, चलो अब आओ जरा, अब शुरू करते हैं चीट कोड्स सीधा, जिसके लिए तुम आज इस वीडियो के अंदर आए हो। और क्वेश्चंस सॉल्व करता हूं। सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे एडवांस के होंगे, ठीक है। तो एडवांस के क्वेश्चंस को एक अलग ही अंदाज में आज मैं आपके सामने सॉल्व करने वाला हूं।
और मैं फिर बता दूं, मैं फिजिक्स नहीं सिखा रहा, मैं ऑप्शंस एलिमिनेट करने सिखा रहा हूं। ये जेईई एडवांस का सवाल है, आईआईटी का 2001 का, ठीक है। आप जरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन की मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन ये है, द फोर्स ऑन द पुली, ठीक है। तो ये जो पुली है, मुझे इस पुली के ऊपर फोर्स निकालनी है। ये जो पुली है, मुझे इस पुली के ऊपर फोर्स निकालनी है। मोटी मोटी बात हमारी ये है। और हमें यहाँ पे गिवन है कुछ कुछ। पुली का जो मास है वो हमारा स्मॉल एम है, पुली का मास स्मॉल एम है, ब्लॉक का मास कैपिटल एम है, और मुझे इस पुली के ऊपर फोर्स निकालनी है, ठीक है। तो आओ जरा आप जरा ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं थोड़ा बहुत। मैंने आपको बोला था केसेस में कुछ कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। आप नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व करोगे, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप देखो क्या कर सकते हो। सर मैं एक काम कर सकता हूं ऑप्शंस को समझने के लिए, मैं अगर मान लो m को 0 पुट कर दूं, मान लो मैंने m को 0 पुट कर दिया, तो मतलब पुली मासलेस होगी। हाँ जी विनय सर, तो यहां पे बेटा हमारी जो टेंशन आएगी वो कैपिटल mg के बराबर होगी। जो टेंशन आएगी वो कैपिटल mg के बराबर होगी, तो यहां पे टेंशन लगेगी और यहां पे टेंशन लगेगी। हाँ जी विनय सर, बात आपकी सही है। तो इधर भी टेंशन लगी, इधर भी टेंशन लगी, तो तेरा आंसर क्या आ रहा है? तो अगर ओवरली सोच के देख, पुली पे कितनी फोर्स लग रही है। अच्छा, पुली का मास mg आएगा नीचे, नो डाउट, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, बट मैं बस एक अलग आपको थॉट दे रहा हूं। ये थॉट आप कहीं और क्वेश्चन पे भी लगा सकते हो। अगर मैं मास लेस पुली मान लूं, तो तू देख सकता है टेंशन इधर से, टेंशन इधर से, तेरा जो आंसर आएगा, तेरा जो m को 0 पुट करके जो तेरा आंसर आएगा, जो तेरा फाइनल आंसर आएगा, वो आएगा √2 कैपिटल mg। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा √2 कैपिटल mg, यस और नो? तो mg नीचे mg इधर, तो फाइनल आंसर आएगा √2 कैपिटल mg। तो तू देख ले काम बन रहा है। तो अगर मैं स्मॉल m को 0 पुट करूं, स्मॉल m को 0 पुट करूं, तो तू समझ पा रहे? स्मॉल m को अगर मैं 0 पुट करूं, तो अगर थोड़ी सी भी बुद्धि लगा, तो देख, एक तो स्मॉल m को 0 पुट करके ये पहले से ही √2 mg है, ठीक है। तो अगर आप देखो मतलब, लेकिन स्मॉल m का, अच्छा ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि जो भी हमारा ये स्मॉल m होगा, है ना। अब देखो ये तो आंसर कांस्टेंट आंसर है √2 mg, पर तुम ये भी मानो कि अगर ये जो भी m होगा उसका जो वेट है वो पुली पे फोर्स पे कंट्रीब्यूट करेगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि m की मतलब आंसर में स्मॉल m ना आए। आंसर √2 mg आ रहा है, बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आंसर में स्मॉल m ना आए, तो तू इसे रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। ऐसी m को 0 पुट करेगा तो इसे रिजेक्ट कर देगा। ऐसी अगर मैं m को 0 पुट करूंगा, तो ये जो आंसर आ रहा है ये हमारा कैपिटल mg आ रहा है, मैं इसे भी रिजेक्ट कर दूंगा। और अगर मैं यहाँ पे स्मॉल m को 0 पुट करूं, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे m स्क्वायर है, यहाँ पे m स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा, अगर मैं m को 0 पुट करूं तो ये बन जाएगा 2m स्क्वायर, और उसका अंडर रूट हो रहा है और बाहर जी है क्योंकि 0.5 पावर है, तो ये देखिए ये √2 mg बन जाएगा। तो मुझे लगता है एक ही ऑप्शन तेरा सही जवाब है, दैट इज द डी ऑप्शन, दैट इज द डी ऑप्शन। समझ गया? समझ गया? जरा वीडियो को लाइक करो, प्यारे प्यारे हार्ट बनाओ, दिल बनाओ। आज एडवांस को फिजिक्स के हिसाब से नहीं मैं सिखा रहा, मैं आपको कुछ बेसिक स्मार्टनेस से सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये एक सवाल आप देखिए, तीनों ऑप्शन उसमें आपकी एलिमिनेट हो रही है, ठीक है, ठीक है, तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो रही है। आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके आपका जो आंसर है वो ये निकल आएगा। आइए थोड़े से और टेक्निक्स आपको सिखाता हूं। जैसे ये सवाल एडवांस का बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, आपने कई बार इस क्वेश्चन को देखा भी होगा, फ्लूइड्स का बेसिकली क्वेश्चन है। तो सवाल में सीधा मुद्दे की बात पे आपको बता देता हूं। आपके पास ये ना दो फ्लूइड्स हैं, ठीक है, और ये दोनों क्वार्टर क्वार्टर है, मतलब ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, मेरी बात आप समझ रहे हो, ठीक है। और ये एंगल भी हमारा मतलब सेमी सर्कल है, ये भी हमारा 90 डिग्री है, मोटी मोटी बात, ये भी हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया d1 d2 की रेशियो बताओ, कुछ ऐसा सवाल है, d1 d2 की रेशियो बताओ, और ये जो इनका इंटरफेस है, इंटरफेस का जो एंगल है वो हमारा अल्फा एंगल है, ठीक है। अब देखिए यार, ये ऑप्शंस तुझे यहाँ पे गिवन है, ये ऑप्शंस तुझे यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को बड़े ही अलग अंदाज में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये देखिए कुछ ऐसा सीन है, मैं तेरे सामने यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, कुछ हम बना देते हैं। और ये जो है हमारा, एक ये यहाँ से ऐसे 90 डिग्री है, और एक ये हमारा यहाँ से 90 डिग्री है, ठीक है। और ये जो एंगल है हमारा, दिस एंगल इज अल्फा, ये जो एंगल है ये हमारा अल्फा एंगल है, ठीक है, ये हमारा अल्फा एंगल है। अब जरा ध्यान से देखो, आप जरा सोच के देखो, आपके सामने ये सारी ऑप्शंस है, ठीक है विनय सर, बात मैं समझ गया। d1/d2 की रेशियो निकालनी। अच्छा, सबसे पहली चीज अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जो मेरे दिमाग में आती है, ठीक है, d1/d2 की रेशियो निकालनी है। अगर मैं यहाँ पे एक काम करूं, मैं d1/d2 को 1 ले लूं, मतलब इस तरफ जो डेंसिटी है और इस तरफ जो डेंसिटी है, अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि लगाओ, अगर मान लो सेम डेंसिटी है, सोच के देखो, अगर d1/d2 1 के बराबर है, ठीक है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। इफ d1/d2 इज इक्वल टू 1 मान लो, ठीक है, मतलब इस तरफ जो डेंसिटी है और इधर जो डेंसिटी है ये सेम है, मतलब ये एक ही फ्लूइड है। तो अगर ये एक ही फ्लूइड है, तो तू समझ पा रहा है ये कुछ फिर ऐसा केस बनेगा,
ये फिर तू कुछ ऐसा केस बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बोल। ठीक है, ये ऐसा कुछ केस बनेगा, ठीक है, सोच के देख। तो ये सारा एक ही फ्लूइड है ना, तो फिर करा ही नहीं, फिर अल्फा यहाँ पे क्या आएगा हमारा, अल्फा 0 आ जाएगा। आप इस बात से सहमत हैं? अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा 0 आ जाएगा। मेरी बात समझ गए? तो अगर हमारा d1/d2 की रेशियो 1 है तो अल्फा उस केस में 0 आएगा, बिकॉज फिर ये जो इंटरफेस होगा ये बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल होगा और ये हमारा ऐसे सेमी सर्कल बन रहा होगा। ठीक है, दिस इज d1 एंड दिस इज d2। ठीक है विनय सर, बात आपकी समझ गए। तो आप यहां पे ये देख लो कि रेशियो 1 बननी चाहिए। बेसिकली अल्फा को 0 पुट करके रेशियो, ऐसे उल्टा सोच लो, अल्फा को 0 पुट करके रेशियो 1 आनी चाहिए। तो अल्फा को 0 पुट करके रेशियो 1 आनी चाहिए। देखो यहां पे आ सकती है। ठीक है, अल्फा को cos 0 1 होता है, देखो ये इंफिनिटी बन गया, ये भी आपका रिजेक्ट हो गया। और यहां पे भी अगर cos 0 1 करोगे, 1 - 1 डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, ये भी आपका रिजेक्ट हो गया। tan 0 यहां पे करोगे और tan यहां भी 0 होगा। तो हाँ, तो देखो यहां भी 1 बन रहा है। तो बेसिकली प्रोबेबल ऑप्शन हमारी ए और सी है, प्रोबेबल ऑप्शन ए और सी है। तो सबसे पहली बात, अब अगर तू गेस करेगा, क्वेश्चन वैसे सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब अगर तू गेस करेगा, एटलीस्ट तू 50-50 ऑप्शंस में गेस करेगा, तो थोड़ा और स्मार्टली सोचेगा, इन दोनों में भी हम फर्दर एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे फर्दर एलिमिनेशन? ऐसे हो सकता है कि मान ले d2 0 है, मान ले d2 0 है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आप जरा ऐसे सोचिए, मान लो ये जो d2 है ये हमारा 0 है, d2 को 0 कर देते। तो अगर मैं d2 को 0 कर दूं मतलब d2 है ही नहीं, और ये कितना था यहाँ पे, ये हमारा था 90 डिग्री। तो अब जरा सोच के देख बेटा, ये थोड़ी सी तू अकल लगा, अगर थोड़ी सी भी हम अकल लगाएं तो ये बात तू समझ पा रहा है? क्या तू ये बात समझ पा रहा है कि ये एंगल कितना होएगा इस केस में? 45 डिग्री बच्चों, ये और नो? क्योंकि जब मैं d2 ही हटा दूंगा तो ये हमारा 90 डिग्री है। तो बड़ी सिमेट्रिकल बात है, मतलब ये फिर जो अगर सिर्फ अगर इतना हिस्सा ही है, अगर इतना ही हिस्सा है तो फिर वो सिमेट्री से अपने आप को सेटल करेगा। तो 45 इधर और 45 इधर, है ना। तो बेसिकली जो मैं बताना चाह रहा हूं कि अल्फा हमारा जब 45 डिग्री होगा उस केस में हमें पता चलता है कि d2 हमारा तब 0 है, और उस केस में d1/d2 जो होगा, है ना। तो आप सोच के देखो, d1/d2 की रेशियो जो होगी वो नॉट डिफाइन निकल के आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में d2 हमारा 0 है। ठीक है, तो अब जरा तू यहाँ पे देख ले, अगर मैं अल्फा को 45 पुट करूं तो sin 45 1/√2 1/√2। तो यहाँ पे एटलीस्ट वो रेशियो नॉट डिफाइन तो नहीं आ रही, तो इसे आप रिजेक्ट कर दोगे। अब आप जरा इसको जरा सोच के देखिए, इसे जरा सोच के देखिए, सी ऑप्शन को। यहाँ पे tan 45 आएगा, 1 - 1 0, तो डिनोमिनेटर में 0, मतलब ये नॉट डिफाइन। तो ये ऑप्शन ज्यादा प्रोबेबल है। आगे आप इस क्वेश्चन को अटैक कर सकते हैं मेरे भाई, समझ गए? ठीक है, तो बड़ा ही एक अलग अलग तरह से बच्चों एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नॉट बाय फिजिक्स में। फिर बता दूं, बहुत सारे बच्चे है ना कई बार समझ लेते हैं कि फिजिक्स नहीं है, स्मार्टनेस से क्वेश्चंस को कैसे एडवांस के आप हैंडल कर सकते हैं, वो आपको सेशन के अंदर सिखाया जा रहा है। लाइक जरूर करें बच्चों। डन है। ठीक है, आइए और दिखाता हूं मैं आपको। जैसे ये सवाल है, ये सवाल अगर आप देखेंगे, ये हमारा टोटली क्वेश्चन डायमेंशन से सॉल्व हो जाता है। और मैं आपको सच बात बता रहा हूं, जब भी आप ऑप्शंस को देखेंगे ना, आपको ऑप्शंस को देख के फीलिंग आ जाएगी हाँ ये सवाल डायमेंशन से सॉल्व हो जाएगा। क्यों? एम एन एन, एन यहाँ पे ईटा है, कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, ऐसी एम ईटा एल, है ना, एम बाई ईटा एल, एम एल। तो साफ साफ दिख रहा है कि यार ये ऑप्शंस ये डायमेंशन से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देख बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ पे जो ईटा है, मैं ज्यादा दिमाग लगा ही नहीं रहा, यहाँ पे ईटा जो है वो हमारा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी है। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ ऐसा सवाल है कि आपके सामने एक ब्लॉक है, आप ऊपर एफ फोर्स लगा के इसको ऑसिलेट करवा रहे हो, है ना। तो शियर मॉडुलस से बेसिकली मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से हम बोलते हैं, आपको ऑसिलेशंस का टाइम रेट निकालना है। तो देख टाइम रेट का फॉर्मूला होता है 2π√m/k। ठीक है, तो आप उसी फॉर्मूले से अगर थोड़ा सा अगर आप समझे तो k का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ। k का जो डायमेंशन होता है मेरे सर वो होता है फोर्स बाय लेंथ। और अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करूं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करूं तो वो होता है शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। तो ये होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, एरिया को एल स्क्वायर लिख दो, एंड इट इज डेल्टा एल बाय एल। तो एल हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, तो अगर बस थोड़ा बहुत वैसे अपन डिमेंशन से समझ के देखें तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि एफ बाय एल जो है ये बेसिकली ये जो है ये डेल्टा एल में इधर ले आता हूं। तो इट इज बेसिकली इस, अच्छा जी को वो ईटा लिख रहा है ना, ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इनटू अगर डेल्टा एल है वो हमारा एफ बाय एल के बराबर है, जो कि एक्चुअली के है। ठीक है, तो एक्चुअली जो के है स्प्रिंग कांस्टेंट वो ईटा एल के बराबर है, डेल्टा एल भी लेंथ ही हो गया ना।
तो बेसिकली तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 2π√m/η/l। तो आप देख लो बेटा, एक ही ऑप्शन है जहां पे ये मैच हो रहा है एंड दैट इज m/η/l। तो ये सी ऑप्शन ही है, ठीक है। तो बाकी सारी ऑप्शन आप अपनी रिजेक्ट कर सकते हो और कोई ऑप्शन बन ही नहीं सकती। तो आपका बड़े आराम से जो मुद्दे की बात है आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। यस सर, डन है, डन है। अच्छा, और आइए आपको एक सवाल दिखाते हैं, बड़ा ही अच्छा सवाल है, जरा इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको। कह रहे थे पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल सस्पेंडेड, है ना। अच्छा, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे सवाल, ये आपने शायद क्वेश्चन देखा भी होगा। आपके पास एक ट्रॉली है, आपके पास एक ट्रॉली है, ठीक है, और उसे एक इंक्लाइंड प्लेन पे रिलीज किया गया है, उसे इंक्लाइंड प्लेन पे विनेसर क्या किया गया है, रिलीज किया गया है, ठीक है। आइडियाज देखिए बड़े अच्छे मिलेंगे आज आपको बच्चों। और इसके अंदर जो हमारा ये पेंडुलम होगा, इसकी हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस निकालनी है। हाँ जी विनेसर, और ये जो एंगल है, ये हमारा एंगल जो है वो हमारा 0 है। ये एंगल क्या है हमारा, थीटा एंगल, हाँ ये एंगल जो है ये हमारा अल्फा, सॉरी ये एंगल हमारा अल्फा। इसका टाइम पीरियड निकालना है। खैर जिसको नहीं पता मैं उसको भी फटाफट बता देता हूँ। नॉर्मल केस में जब आप, है ना, एक अगर आप ट्रॉली अगर हमारी ऐसे खड़ी है ना, और अगर आप यहाँ पे नॉर्मल उसका टाइम पीरियड अगर आप निकालते हैं हॉरिजॉन्टल पेंडुलम का, तो सबको पता है पेंडुलम का टाइम पीरियड जो निकल के आता है वो आता है 2π√L/g, ठीक है, ये सबको पता है। अब आपको ट्रॉली जो है वो बेसिकली इंक्लाइंड प्लेन पे रिलीज कर दी गई है, आपसे टाइम पीरियड पूछा गया। वैसे फिजिक्स में सब बच्चे जो अच्छे थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि यहाँ पे ग्रेविटी का जो कंपोनेंट आता है ना, एक्चुअली इफेक्टिव ग्रेविटी जो होती है इंक्लाइंड प्लेन पे वो g cos थीटा हो जाती है। तो 2π√L/g cos थीटा, L/g cos थीटा जो है अंडर रूट। तो एक्चुअली ए ऑप्शन सही जवाब है इसका, ए ऑप्शन सही जवाब है इसका। तो वैसे तो बच्चों को फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आसान है अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत करते हो। बट आप देखिए आप कितनी स्मार्टनेस से एक अलग अंदाज में इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। स्मार्टनेस यार ये है कि मान ले इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, तो अगर मैं अल्फा को 0 पुट कर दूंगा तो यही तो केस बन जाएगा, यस और नो। इंक्लाइंड प्लेन को खत्म ही कर देते हैं ना, अल्फा को 0 करते हैं, तो अल्फा को 0 पुट करोगे तो 2π√L/g बन जाएगा तेरा आंसर, खत्म। तो तू देख ले, अल्फा को 0 पुट करूंगा cos 0 1, यहां पे चांसेस हैं, यहाँ पे साइन अल्फा आ रहा है ये गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे यहाँ पे टैन अल्फा आ रहा है ये भी गड़बड़ हो जाएगी, और ये यहाँ पे तो अल्फा के इंडिपेंडेंट है, ये तो वैसे ही गलत है। अल्फा के इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है, इंडिपेंडेंट अल्फा के कैसे हो सकता है इंक्लाइंड प्लेन पे, और मतलब ग्रेविटी, इफेक्टिव ग्रेविटी अलग होगी, यहाँ पे जो इफेक्टिव ग्रेविटी है वो जी है, तो इट हैज टू डिपेंड, है ना। तो बड़ी लॉजिकल सी बात है, आपका जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा। देख सकते हैं, तो ऐसे भी स्मार्टनेस पेपर के अंदर दिखा सकता है और अपना आंसर निकाल सकता है, ठीक है। बड़े अच्छे अच्छे टेक्निक्स हैं। ये सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जैसे अब ये सवाल आपने कई बार मैं जानता हूं, अगर आप थोड़े से भी बच्चों एडवांस का कंटेंट अगर आपने सॉल्व किया है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं, है ना। आपने इस क्वेश्चन को कई बार देखा होगा, और ये वो सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, एडवांस का सवाल है, बहुत पुराना। 2 रिंग्स हैं, एक पे चार्ज हमारा बेटा Q1 है, एक रिंग पे चार्ज Q1 है, दूसरी रिंग पे जो चार्ज है वो हमारा Q2 है। आपसे इनके बीच में वर्क डन पूछा गया, एक सेंट के सेंटर से दूसरे के सेंटर पे जाने का वर्क पूछा गया, ठीक है। तो देख सबको पता है कि यार पोटेंशियल पहले इसके सेंटर पे इसकी वजह से आएगा, फिर एक्सिस की वजह से आएगा, फिर डेल्टा वी करके आप आंसर निकालते हो। अब आप एक तरह सोचो जरा, मैं आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताता हूं, मतलब आप सोचो ये ट्रिक्स अगर आप लगाओगे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। अगर आप और कुछ ना करें, Q1 को Q2 के बराबर पुट कर दें, सोच के देखो जरा, मतलब दोनों रिंग्स आइडेंटिकल हैं। अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो सिमेट्रिकली दोनों के सेंटर्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो मतलब वर्क 0 होगा। जल्दी बोल, अगर ये दोनों Q1 Q2 आइडेंटिकल हो जाए, सोच के देख, तो इसके और इसके सेंटर पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो अगर तू मूव करेगा तो वर्क Q डेल्टा V होता है, वर्क जो होता है ये सबको पता ही है, Q डेल्टा V, जिस भी चार्ज को मूव करना है। तो अगर डेल्टा V 0 तो वर्क भी 0, तो उस हिसाब से अगर तू देख ले कौन सी ऑप्शन में 0 आएगा आंसर। अब देख 0 वैसे लिखना गलत होगा, क्यों? क्योंकि अगर Q1 Q2 ये कह रहा है जनरल 0, मतलब Q1 Q2 अलग होंगे तो फिर पोटेंशियल अलग होंगे, फिर 0 नहीं आएगा ना। तो Q1 Q2 को पुट करके 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में बनता है, यहां भी Q1 प्लस Q2 है, यहां भी Q1 प्लस Q2 है, तो बहुत जल्दी आंसर आ जाता है, बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। मजा आ रहा है मेरे भाई, मजा आ रहा है, देख रहे हैं ना। तो हम एडवांस के क्वेश्चंस को अलग अंदाज में फोड़ रहे हैं, और गिन चुन के वही 2-4 बातें हैं। एक है एक्सट्रीम वैल्यूज t इक्वल टू 0, t इक्वल टू इन्फिनिटी, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90, ठीक है। ये कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज है जो ट्राई कर सकते हो, है ना। और बीच में जैसे d1/d2 का एक सवाल, d1/d2 1 पुट कर लिया, या d1/d2 हमने 0 पुट कर लिया, या इन्फिनिटी पुट कर लिया। तो ये एक्सट्रीम केसेस के राउंड अगर आप देखेंगे, चार्जेस में देख लिया तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब ये वाला जो सवाल है ये भी हमारा जेईई एडवांस का सवाल है।
बड़ा ही प्यारा सवाल है। आपके सामने दो स्फीयर्स हैं और दोनों चार्ज हैं, दोनों हेमिस्फीयर्स हैं और दोनों आपके बढ़िया से चार्ज हैं। इन दोनों को फोर्स लगा के हमें होल्ड करके रखना है, ठीक है। आपसे पूछा गया फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अब मैं इससे पहले इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का है, अच्छा सवाल है, तगड़ा सवाल है, प्रोजेक्टेड एरिया आता है इसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का कंसेप्ट आता है। बट आप देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी ऑप्शंस को ऑब्जर्व करूं, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस को ऑब्जर्व करूं, बड़े आराम से मुझे दिखाई दे रहा है। एक में आर स्क्वायर है, एक में आर है, फिर आर डिनोमिनेटर में है ना, फिर डिनोमिनेटर आर स्क्वायर। मुझे दिख रहा है ये क्वेश्चन डिमेंशन से सॉल्व हो जाएगा, ये समझ में आना चाहिए, हाँ डिमेंशन से ही हो जाएगा। तो एफ को क्या लिखूंगा, फोर्स निकालनी है, एफ इज इक्वल टू क्यू ही कर दूंगा। चार्ज क्या होता है हमारा, सिग्मा इंटू एरिया, है ना। और एरिया जो है उसे आप एल स्क्वायर की बजाय आर स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है ना, सिग्मा इंटू एरिया। और एरिया जो है वो हमारा एल स्क्वायर ले लो या आर स्क्वायर ले लो, एक ही बात है ना। तो चार्ज इंटू एरिया हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कोई भी ले लो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ले लो, शीट वाली ले लो। तो देखो बन गया ये सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैं जो देख पा रहा हूँ, सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय, ये देखो ए ऑप्शन ही मुझे लग रहा है सबसे सही जवाब है। सारी जो ऑप्शन है वो आपकी रिजेक्ट हो गई। तगड़ा सवाल है जेईई एडवांस का, देख तू कैसे इसको हमने हवा में निपटाया है। विदाउट फिजिक्स ओनली बाय कॉमन सेंस, विदाउट फिजिक्स ओनली बाय कॉमन सेंस। अच्छा ये सवाल मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूं। ये सवाल वैसे तो 1983 का है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको जेईई मेंस के अंदर, जेईई एडवांस के अंदर हर दूसरे साल आज भी मिलता है। और बहुत सिंपल सा सवाल है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक डिस्क आपकी रोटेट हो रही है, ठीक है, आपके सामने एक ये डिस्क है, ये आपकी बेसिकली रोटेट हो रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इनिशियल। और आपने क्या किया, इसके ऊपर दो छोटे छोटे मासेस और एमएम के डाल दिए, है ना, छोटे छोटे मासेस जो हैं वो एमएम के डाल दिए। तो नया ओमेगा आपको निकालना है, नया ओमेगा आपको निकालना है, ठीक है। तो बड़ी सीधी सी बात है जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, नया ओमेगा आपको निकालना है। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू योर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सबको पता है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, लॉलीपॉप है। बट मैं चलो थोड़ा सा जस्ट जो टेक्निक सिखा रहा हूं आपको, थोड़ा सा वो एक्सप्लोर कर पाता हूं। सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है कि सर अगर मैं स्मॉल एम को 0 पुट कर दूं, मान लो मैंने डाला ही नहीं, स्मॉल एम को 0 पुट कर दूं, मान लो मैंने डाला ही नहीं, तो नया ओमेगा ओरिजिनल ओमेगा के बराबर होगा। आप देखो कोई ऑप्शन एलिमिनेट होती है। अगर मैं स्मॉल एम को 0 पुट कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, एम से एम कट जाएगा, हाँ तो ये भी पॉसिबिलिटी है। स्मॉल एम को 0 पुट कर दूं, एम से एम कट जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। स्मॉल एम को 0 पुट कर दूं, एम से एम कट जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। स्मॉल एम, सॉरी इससे कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रही, सॉरी आई एम सॉरी, इससे कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रही, ठीक है जी। अच्छा दूसरी चीज जो मेरे दिमाग में आती है ना, जो दूसरी चीज हमारे दिमाग में आती है वो ये आती है कि सर अगर हम m को 0 की बजाय अगर मैं m को इन्फिनिटी पुट कर दूं, मान लो, तो मैंने साइडों में मास बहुत बड़े रख दिए। तो अगर मास बहुत बड़े रख दिए तो फिर डिस्क घूम ही नहीं पाएगी, है ना, डिस्क घूम ही नहीं पाएगी। तो आप ओमेगा डैश को उस केस में 0 पाएंगे। तो स्मॉल m इन्फिनिटी पुट कर दूंगा, यहां 0 हो सकता है, स्मॉल m को इन्फिनिटी, तो देखो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जाएगा, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये वाली ऑप्शन फिर आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, ये वाली ऑप्शन जो होगी ये आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, समझ रहे हो बेटा। और वैसे भी सोच के देख अगर मैं स्मॉल m को इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, मतलब कैपिटल M 0 के अप्रोच करेगा, कैपिटल M 0 के अप्रोच करेगा, तो ये आपके सामने आएगा ओमेगा माइनस 2m अपॉन 2m, क्योंकि स्मॉल m अगर मान लो बहुत ही बड़ा है तो ये माइनस ओमेगा आ रहा है मेरे भाई, माइनस ओमेगा। तो क्या नेगेटिव हो सकता है? आपने मास फील सोच के देखो जरा, आपने मासेस बहुत भारी रख दिए, इतने भारी रख दिए, उस केस में तो ओमेगा फिर 0 को अप्रोच करेगा ना। यहाँ पे तो माइनस ओमेगा, माइनस मतलब नेगेटिव, नेगेटिव तो वैसे ही नहीं हो सकता, नेगेटिव किसी केस में नहीं हो सकता। तो ये वाला जो होगा पार्ट आपका, ये आपका वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे अगर मैं स्मॉल m को इन्फिनिटी पुट करूं तो यहाँ पे चांसेस है ये रखा जा सकता है अभी भी। और यहाँ पे अगर देखो आप, यहाँ पे ये न्यूमिनेटर में स्मॉल m है, न्यूमिनेटर में स्मॉल m है, तो अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि लगाओ ये भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो ओमेगा इन्फिनिट आ रहा है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो तू मुद्दे की बात समझ कि मैं बेसिकली जो है इस सिचुएशन को एक इस ऑप्शन में और एक इस ऑप्शन में ले आया, ठीक है। तो अगर आप गैस भी मारना है तो इन दोनों में मार, ए और सी में मार। क्वेश्चन वैसे ही घटिया था, कह रहे इसको आप मेरी बात को वैसे मत समझना, आप मेरी बात को वैसे मत समझना कि विनय सर एक इजी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, ये मत, मैं आइडिया दे रहा हूं। क्वेश्चन नो डाउट ये लल्लू सवाल था, अभी और भी आगे दिखाऊंगा। बट अगर गैस भी मारना है तो आप सेफेस्ट जोन में आगे गैस करिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मूर्खों की तरह गैस नहीं करना, ठीक है। हाँ बच्चों ने वैसे सॉल्व भी कर लिया चैट में जो मैं देख रहा हूं, ठीक है। जैसे अब ये सवाल बच्चों को सबको पता है,
इस क्वेश्चन को तुम सब जानते हो कि अगर कोई एक स्क्वायर शीट है और कोई भी स्क्वायर शीट के अगर प्लेन में एक्सिस है और उसके सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमारा आई है, तो आपको ये सब बच्चों को बात वैसे मैंने कई बार बताई है कि कोई भी अगर और एक्सिस जो कि उसके प्लेन में है और सेंटर से पास हो रहा है, प्लेन में और सेंटर से पास हो रहा है, उन सभी एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो सेम ही होता है। ये बात आपको कई बार, इसको बोलते हैं प्लेन शीट का स्पेशल केस। प्लेन शीट के प्लेन में कोई भी एक्सिस हो और सेंटर से पास हो रहा, उसका मूवमेंट इनर्शिया सभी एक्सिस के अबाउट आई ही होता है। तो यहां पे यही सवाल है कि हमने क्या किया, हमने एक सेंटर वाला जो लिया उसके अबाउट आई है, तो वो आपसे इसके बारे में पूछ रहा है कोई एक और एक्सिस है, कोई एक और एक्सिस है जो कि उस एक्सिस का थीटा एंगल पे है। बेसिकली थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब आंसर जानते हैं इस क्वेश्चन का, अगर नहीं जानते तो पहले मुंह पे थप्पड़ लगा लेना, क्योंकि ये सवाल मेंस लेवल में कई बार आपको करना हुआ। ठीक है, तो एक और कंफ्यूज किया हुआ एक और एक्सिस है जो कि थीटा एंगल पे, उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ठीक है, मुझे पता है इसका जो आंसर है वो आई है, ये मैं जानता हूं। ठीक है, अब बट बहुत सारे मूर्ख बच्चे मान लो, है ना, इसका बहुत सारे बच्चे ना अभी भी आंसर अगर मैं पूछूं तो वो अपना आंसर आई का कंपोनेंट लेके आई कॉस थीटा दे देते हैं, आई कॉस स्क्वायर थीटा, आई कॉस थीटा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ऐसा दे देते हैं मूर्खों वाला। बट आपको और भी बहुत सारी ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, आप देखिए जरा, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। मैं इस क्वेश्चन को सिमेट्रिकली कैसे कर सकता हूं। मान ले ये जो है ये आई डैश है, मान ले ये जो है ये आई डैश है, ठीक है, और ये मान लो आई डबल डैश है, ये मान लो ये वाला आई डबल डैश है। मैं इसे कैसे सिमेट्रिकली सॉल्व कर सकता हूं। अगर मैं तेरे सामने ये लिखूं कि मान ले थीटा 0 है, मान लो थीटा 0, भाई थीटा 0 और थीटा 90, बस इस पे आपको खेलना होता है। थीटा 0 होगा तो मतलब ये एक्सिस इसके ऊपर ओवरलैप ही कर गया। अगर थीटा को 0 करूंगा तो थीटा 0 पुट करने पे आई डैश जो है वो आई के बराबर ही आना चाहिए, है ना। तो आप जरा थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, थीटा को 0 पुट करो, तो थीटा को 0 पुट करो, थीटा cos 0 1 cos 0 1 साइन ये 0 आ जाएगा। तो बेसिकली बी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, बी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अगर मैं थीटा को 90 पुट करूं, थीटा को 90 पुट करूं, कॉमन सेंस से सोच, तो आई डबल डैश उसके बराबर किसके बाद होगा। अगर मैं थीटा को 90 पुट कर दूंगा, सोच ये कुछ ऐसी कॉमन सेंस है, ये कुछ ऐसी कॉमन सेंस है, एक ये एक्सिस है इसके अबाउट आई है और ये स्क्वायर शीट है। तो अगर मैं ये वाला एक्सिस ले लूं तो जरा टेक्निकली सोच के देख बेटा, ये भी तो आई ही होगा। मतलब इसी चीज को, इसी स्क्वायर शीट को अगर ऐसे रोटेट कर दूंगा तो यही शेप बन जाएगी जो ये है। और वैसे भी क्योंकि स्क्वायर शीट है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इस एक्सिस के लेफ्ट और राइट में जैसा मास है, वैसे ही इस एक्सिस के ऊपर और नीचे वैसे ही मास है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा, अब यहां पे फिजिक्स की थोड़ी सी बेसिक कॉमन सेंस आई है, मूवमेंट चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं थीटा को 90 पुट कर दूं तब भी आई डबल डैश आई के बराबर ही होगा। तो cos 90 0 cos 90 0, ये दोनों ऑप्शंस भी रिजेक्ट होगी। मेरा यही आंसर है, मेरा यही आंसर है। समझ गया, आइडिया लेके जा, ऐसे ऑप्शंस एलिमिनेट करके तू एडवांस के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है, अब ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। इस सवाल को अगर आप देखें, आपको टॉपलिंग करनी है, आपको टॉपलिंग कर, मान लो आपके घर में एक अलमीरा है, आपको उस अलमीरा को थोड़ा सा फोर्स लगा के टॉपल करना है। और सवाल अगर आप पढ़ेंगे, आपसे इस फोर्स का मिनिमम वैल्यू पूछा गया कि किस मिनिमम वैल्यू पे ये टॉपल कर जाएगा, किस कम से कम वैल्यू पे ये टॉपल कर जाएगा, ये सवाल है तेरा। ठीक है, जो पूछा गया। तो कैसे करेगा इस क्वेश्चन को, जरा सोच के देख। इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है सर? बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी सी बुद्धि लगाता हूं। सर क्या ऑप्शंस पे आते हैं, सीधा ऑप्शंस पे आते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि, और ये नीचे फ्रिक्शन भी गिवन है। अच्छा, टॉपलिंग के लिए याद रखना फ्रिक्शन का होना इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो टॉपल नहीं करेगा आपका। सबसे पहली चीज जो दिमाग में आ रही है, तुम्हें ये पता लग रहा है कि इनफाइनाइटेसिमल तो आंसर हो ही नहीं सकता मिनिमम फोर्स का। मतलब मिनिमम फोर्स क्या 0 हो सकती है? इनफाइनाइटेसिमल का मतलब वेरी स्मॉल, इसका मतलब है कि बहुत ही छोटी, वेरी स्मॉल, मतलब नियरली 0। तो ऐसा कभी होता है क्या? मतलब आपके घर में अलमीरा है, तो अलमीरा को अगर मान लो शिफ्ट करना है, तो मतलब ऐसे बहुत, है ना, टुचकुसी फोर्स लगा के अलमीरा शिफ्ट कर देगी, टॉपल हो जाएगी? नहीं होगा ना। आपके घर में कोई थर्मस पड़ी है, कोई बॉटल पड़ी है, ऐसे क्या बिल्कुल ही 0 फोर्स पे हिल जाएगी? नहीं, थोड़ी फोर्स तक लगानी पड़ती है टॉपल करने के लिए। ये वैसे रिजेक्ट हो गई। दूसरी बात देखो, वैसे तो म्यू 1 से छोटा होता है, बट मैं बहुत सारे बच्चों को बता दूं, आईआईटी में कई बार म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी भी दी हुई है। और ऐसे कुछ मटेरियल्स हैं जिनमें म्यू हमारा 1 से बड़ा हो जाता है। तो म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जरूरी नहीं है कि हर बार फ्रैक्शन ही हो। मैं क्यों ये 1 लेके आया हूं बीच में, क्योंकि आपको ऑप्शन में कहीं 1 माइनस म्यू दिख रहा है। तो अगर म्यू हमारा 1 से बड़ा हुआ तो ये वाली जो वैल्यू होगी निकल के, ये वैल्यू हमारी नेगेटिव निकल के आएगी।
और म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, इसमें कोई मतलब कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, याद रखना। तो क्या फोर्स नेगेटिव हो सकती है? मतलब आपका अगर सरफेस में बहुत फ्रिक्शन है, एक सरफेस है जहां पे बहुत फ्रिक्शन है, म्यू 1 से बड़ा है, तो टॉपल करने के लिए उल्टी फोर्स लगानी पड़ेगी, ऐसा तो कोई सेंस नहीं बन रहा। तो मतलब आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कई बार कोई ऑप्शन नेगेटिव नहीं हो सकती, उससे भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाती है, ये ऑप्शन भी आपकी रिजेक्ट हो गई। अब आप यहां पे देख लो बेटा, आपको वाइल्ड गैस मारना है तो अब आप दो ऑप्शंस में मारो। मैं यही बता रहा था, गैस भी मारना है, ऑप्शंस एलिमिनेट करके मार, ठीक है, वाइल्ड मत मार। तो बी और सी में एक ऑप्शन सही जवाब होगा, है ना, तो बी ऑप्शन तेरा सही जवाब है। नॉट टीचिंग फिजिक्स, टीचिंग यू दी टेक्निक्स, ठीक है। यह सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, आपको इस ब्लॉक का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन गिवन है, इस ब्लॉक का एम्पलीट्यूड ऑफ, एसएचएम का सवाल है, एम्पलीट्यूड गिवन है, आपसे इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड पूछा गया है, इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन आपसे पूछा गया है कि ये पॉइंट कैसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है। बड़ा ही प्यारा सवाल है। अब देखो यार, इसका अगर ऑसिलेशन ए है, इसका पूछा गया कितना होगा, ऑप्शंस तेरे सामने है। तो देख, बड़ा सिंपली तरीके से तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। सबसे पहली चीज जो तेरे दिमाग में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि यार K1 K2 ऑप्शंस में है, तो मुझे इनके साथ खेलना चाहिए। जैसे मर्जी खेल लो, आप K1 को 0 पुट करो, K2 को 0 पुट करो, एक को इन्फिनिटी पुट करो, दूसरे को इन्फिनिटी पुट करो, ये आप खेल लेना। मैं आपको करके दिखा देता हूं। अगर मैं K2 को इन्फिनिटी ले लूं, सोच के देख, अगर मैं K2 को, मैं तेरे लिए जो करने वाली बात सीधा कर देता हूं, ठीक है, तो बाद में अपने लिए खुद खेलता रहे। K2 को अगर इन्फिनिटी लूंगा तो इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया कि यहां पे एक रॉड लग गई। अगर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट इनफाइनाइट है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर इनफाइनाइट है, तो मतलब वो स्प्रिंग बहुत मुश्किल है स्ट्रेच करना, है ना। मतलब वो क्या है, वो रिजिड है, वो एक रॉड है। तो अगर ये रॉड है तो ये एक सिंगल सिस्टम बन गया, ये एक सिंगल सिस्टम बन गया, क्योंकि ये तो स्ट्रेच हो ही नहीं सकता। तो जो इसका एम्पलीट्यूड होगा डब्बे का, ये पूरे का पूरा सिस्टम ही वहां जाएगा, तो इसका भी एम्पलीट्यूड ए ही होगा। मेरी बात आप मानते हैं? इसका भी एम्पलीट्यूड ए ही होगा, ए ही होगा। तो तुझे क्या करना है, तुझे यहां पे बहुत एक सिंपल सी चीज करनी है। अगर K2 इन्फिनिटी है, मैं लिख देता हूं, तो उस केस में जो आंसर आएगा वो हमारा ए के बराबर ही आ जाएगा, खत्म बात। अब जरा देख ले, K2 को इन्फिनिटी अगर मैं यहां पुट करता हूं, ये 0 बनेगा, ये रिजेक्ट हो गया। यहां K2 को इन्फिनिटी पुट करता हूं तो ये इन्फिनिटी बनेगा, ये भी रिजेक्ट हो गया। यहां पे K2 को इन्फिनिटी पुट करता हूं, ऊपर K1 है, तो ये भी फिर 0 को अप्रोच करेगा, ये भी रिजेक्ट हो गया। यहां पे K2 को इन्फिनिटी पुट करता हूं तो K1 मतलब 0 मान लेते हैं, K1 बहुत छोटा है, तो K2 बाई K2, तो ये कट गया, ये बेसिकली ए को अप्रोच करेगा। तो एक ही ऑप्शन सही जवाब, दैट इज कैपिटल ए। एक ही ऑप्शन सही जवाब, दैट इज बच्चों कैपिटल ए। यस सर, डन है, डन है, ठीक है मेरे भाई, ये हमारा ये आंसर है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही और सवाल भी आपके सामने बेटा मैंने दिए हैं, आप लोग इसे जरूर अपने, जो मैंने ट्रिक्स दिखाई है, आपका ये होमवर्क है, किसी ना किसी ट्रिक से, इसे फिजिक्स से नहीं, किसी ना किसी ट्रिक से जो मैंने आपको आज सिखाई है, आप उसको यूज करें, और यूज करके जो भी आंसर निकलता है आप ना, आप उसको एक बार ट्राई जरूर करें, ठीक है। तो बिल्कुल उसी का भाई है, बट यही टेक्निक जो सिखाई है ये आपके यहाँ पे लगेंगे। ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं इस जमाने का, है ना। ये सवाल है आपका, और सवाल देखिए जरा, बड़ा ही अच्छा सवाल है। आपने अगर किसी ने अच्छे से तैयारी की, उसने क्वेश्चन को देखा जरूर होगा। क्वेश्चन देखिए, आपके सामने एक रॉड है, आपके सामने विनय सर क्या है, एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है। इस रॉड को आप धीरे धीरे इसका ओमेगा बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, तो अल्फा से रोटेट कर रहे हो, और मुद्दे की बात, हमारा जो ओमेगा है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन एक रॉड को दे रहा हूं तो मतलब ओमेगा में बढ़ाता जा रहा हूं। तो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रॉड है विच कैन, और इसके ऊपर एक बीड है, इसके ऊपर क्या है, एक बीड है, और इस रॉड के ऊपर एक फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जहां पे म्यू है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो है बेसिकली, है ना, जैसे जैसे अगर आप इस रॉड को घुमाओगे तो ये जो रिंग है ये बाहर निकलना चाहेगी, बट क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन उसे रोक लेगी। बट धीरे धीरे ओमेगा भी बढ़ता जा रहा है, तो डेफिनेटली एक पॉइंट के बियॉन्ड फ्रिक्शन होल्ड नहीं कर पाएगी, तो ये जो बीड है ये स्लाइड होकर बाहर निकल जाएगी। तो सवाल ही यही है, किस टाइम पे, टाइम पूछा गया आपसे, किस टाइम पे आपका, है ना, द बीड विल स्टार्ट स्लिपिंग, कितने टाइम, मतलब बेसिकली टाइम निकालना है जब ये बीड स्लाइड होकर बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है।
ये सवाल है। ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप मैकेनिक्स में देखेंगे इस क्वेश्चन की बहुत रिस्पेक्ट है, बट आप देखिए इसको कैसे एक बिल्कुल अलग अंदाज में विनय सर आपके सामने रखने वाले हैं। तो एक काम कर सकता है, तो क्या कर सकता है, तो मान ले म्यू की वैल्यू विनय सर 0 है, ठीक है। एक बच्चा यहीं से स्टार्ट करेगा, सर म्यू 0 है। अगर म्यू 0 हुआ तो क्या हुआ, सोच के देख। मतलब यहां पे अगर फ्रिक्शन नहीं है तो फिर मतलब किसी ने होल्ड ही नहीं किया, ये घूमेगी, ये बाहर आ जाएगी। तो उस केस में हमारा जो टाइम है वो इमीडिएटली वो बीड का बाहर निकलने का होगा, मतलब टाइम जो होगा वो 0 का अप्रोच करेगा। हाँ एग्जैक्टली। तो अब देख ले, म्यू को 0 पुट कर, म्यू को 0 पुट कर, टाइम 0, या कोई ये 0 बन सकता है टाइम। म्यू को 0 पुट किया, यहां पे भी टाइम 0 आ सकता है। म्यू को 0 डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो मतलब फिर ये इनफाइनाइट टाइम आ जाएगा, ये रिजेक्ट हो गया। अच्छा, टाइम इनफाइनाइटेसिमल तो वैसे ही नहीं हो सकता, टाइम इनफाइनाइटेसिमल तो वैसे ही नहीं हो सकता। इनफाइनाइटेसिमल का मतलब समझ रहे क्या है, मतलब कि टाइम बहुत ही थोड़ा है, ऐसे मतलब थोड़ी होगा। मतलब अगर म्यू मान लो, ऐसे सोच लो, म्यू अगर इनफाइनाइट है, उल्टा सोचते हैं, अगर मान ले म्यू इनफाइनाइट है, म्यू इनफाइनाइट है तो टाइम उस केस में इनफाइनाइट ही तो होगा। अगर बहुत ही ज्यादा फ्रिक्शन है, भीड़ कभी बाहर ही नहीं आ पाएगी। तो अगर मैं म्यू बहुत ज्यादा लूंगा तो टाइम चेंज होगा। तो ये कह रहे हैं मतलब टाइम हमेशा ही बहुत कम है, तो ऐसा तो होगा नहीं ना, टाइम म्यू पे डिपेंड करेगा। तो म्यू की इंडिपेंडेंट टाइम रही, ये पॉसिबल नहीं, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो बेसिकली तेरे पास अब ये दो ऑप्शंस हैं, इन दोनों में से तू एक स्मार्ट गेस मार सकता है, ठीक है। और इसी रेंजेस के अराउंड हम खेल सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो गेस भी आप बहुत कंसिस्टेंट वे में जाके कर सकते हैं अपने स्कोर को थोड़ा और बेहतर करने के लिए। तो बच्चों, आज का ये जो सेशन है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और इस सेशन को बेटा मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करिएगा। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करता हूं, आपको अपनी साइड की जिम्मेदारी पूरी करनी है, तभी ये देश बेहतर होगा। और मैं आपको ये एश्योर करता हूं, आज आपके जो सेशन है इसके अंदर बहुत सारे बच्चों को बहुत मजा आया होगा, बहुत सारी ट्रिक्स सीखने को मिली होंगी, आइडियाज आए होंगे। अब यार ये जो आइडियाज हैं, कुछ आइडियाज होते हैं जो आप अपनी 2 साल सब्जेक्ट को सीख के आप ग्रो करते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे आइडियाज होते हैं जो टीचर्स अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर करते हैं, जैसे मैंने आज आपको इसकी एक झलक दिखाई है। तो ऐसे बेटा अगर आप और मतलब कहते हो ना, प्रिपरेशन को x से 5x 3x और करना है ना, तो वो अब आखिरी के दिनों में इन्हीं कंसेप्ट्स के थ्रू, इन्हीं मेथड्स के थ्रू की जा सकती है जे एडवांस के लिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो मैं आपको बोलूंगा, पूरा पीसीएम का है। मैं तो आपको फिजिक्स कैसे एडवाइस दे रहा हूं, ऐसे पूरा पीसीएम के मल्टीपल सेशंस अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं गाइस, तो ज्वाइन दिस एकलव्य बैच। मैं आपको कई बार इस चैनल पे ये बातें बोल चुका हूं, अगर बेटा आपको कोई और कोर्स, मतलब कोई अगर मान लो क्रैश कोर्स है, मेंस का, फर्स्ट अटेम्प्ट का, सेकंड अटेम्प्ट का, मैं हमेशा बोलता हूं बेटा जहां मन है वहां कर ले, क्योंकि मैं तुझे बता देता हूं मेरे पास ये है, तेरा जो मन है तू जा, तू देख ले अपनी जरूरत के हिसाब से। एडवांस के लिए बेटा मैं ये बात आपको क्लियर बोल रहा हूं, ये माहौल अगर हमें और अपने प्रिपरेशन में डालना है, कहीं और मत जाइएगा, कम इनटू दिस बैच, बिकॉज यही वो बैच है, यहां पर आपको एक्सपर्टीज मिलेगी। क्योंकि हमने बेटा बहुत सालों से, मतलब आजकल तो बहुत सारे लोग फोर्सफुली यूट्यूब पे आ रहे हैं, हमने तो बेटा बहुत सालों से बिल्कुल स्क्रैच लेवल से, है ना, हमारे जो टीचर्स हैं इन्होंने खुद एडवांस आईआईटी निकाला हुआ है। विकास अग्रवाल सर आईआईटी खड़गपुर से हैं, आनंद सर आईआईटी रुड़की से हैं। तो ये तो हमारे वो लोग हैं जिन्होंने मतलब देखा आईआईटी का वो पुराना एरा है, वहां से इवॉल्व हुए हैं। तो वो सारा जो कंटेंट है, वो इंफॉर्मेशन जो है, वो जो उसकी रेसिपी है ना, पूरी एक डिटेल जो उन्होंने देखी है कि एक मैंगो बच्चों को आखिरी के दिनों के अंदर कैसा कंटेंट और क्या सेशंस लिए जाए जिससे वो ग्रो कर पाए, वो सारी आपको मैं बता देता हूं। ऑथेंटिक शुद्ध 100% देसी घी वाली आपको हमारे बैच के अंदर ही मिलेंगे, ये कहीं और नहीं मिलेंगे। तो इसलिए एडवांस के लिए कहीं और मत जाइएगा, यहीं पर आए, यहीं पर फायदा होगा, क्योंकि इससे बेटर पूरे इंडिया में कुछ नहीं है। ये वन ऑफ द बेस्ट नहीं है, ये है ही बेस्ट, यही बेस्ट है और कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो तू अगर मैंगो बच्चा है, मैं लास्ट ईयर का तुझे डेटा बता देता हूं, 3000 बच्चों में से आपके कम से कम 1600 बच्चे आईआईटी की सीट ले गए थे, ठीक है। तो आप चाहे इस वीडियो को 10 दिन पहले, 20 दिन पहले आप देख रहे हैं, ये आपको हेल्प ही करेगी, क्योंकि आखिरी दिन तक जो हम इसके अंदर डिस्कशंस करते हैं, जो टेस्ट सीरीज देते हैं, वो आपको बूस्ट ही करेगी। तो गाइस डू ज्वाइन दिस बैच, बैच को ज्वाइन करें। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं, एक तो आपको लाइव जो मैंने अभी डिस्कशंस की हैं, तो ऐसे आपको लाइव डिस्कशंस मिल जाएंगी। आपको बहुत सारा कंटेंट जो होता है जिसे हम बोलते हैं रैंक एक्सेलरेटर बुक्स, तो इस कंटेंट इसको आप अलग से भी ले सकते हो, बट आपको अकेला लेने का ये इतना फायदा नहीं होगा जितना आपको बैच के अंदर होगा, बिकॉज बैच के अंदर आपको ये कंटेंट करवाया जाएगा, ठीक है। तो आपको एक तो इस कंटेंट की हार्ड कॉपी भी घर पे डिलीवर कर देंगे। देखो हार्ड कॉपी आने में टाइम लगेगा, बट आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, सॉफ्ट कॉपी इमीडिएट मिल जाएगी जैसे ही आप बैच ज्वाइन करोगे।
तो आपको क्या होगा, मतलब और हार्ड कॉपी आप रख लेना, अगले साल अपने कॉलेज में ले जाना, वहां पे आप दोबारा अगला साल आईआईटी का एग्जाम देना, खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करना, आपके काम ही आएंगे। तो आप यहाँ पे जो कंटेंट है वो कंटेंट का लाइव डिस्कशन आपको क्लासेस में डेली करवाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डेली सेशंस आपको मिलेंगे। हार्ड कॉपी कुछ टाइम लगता है डिलीवरी होने में, वी विल ट्राई एज अर्ली एज, बट टेंशन नहीं लेनी, सॉफ्ट कॉपी इमीडिएटली मिलेगी आपको, काम नहीं रुकेगा। और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाती है और उस टेस्ट सीरीज का डिस्कशन भी मिल जाता है। तो कौन से टेस्ट लेने चाहिए आखिरी के दिनों में, कौन से प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, कौन से ऐसे टेस्ट है जहां पे बच्चों को थोड़ा सा सिखाया जा सके एक अलग अंदाज में फिजिक्स को, वो कंप्लीट पैकेज आपको इस बैच के अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो गाइस डू ज्वाइन दिस बैच, आई स्ट्रांगली रिकमेंड। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिख जाएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है। तो आप जैसे ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएंगे, है ना, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, और जल्दी ज्वाइन करें। और मैं बता देता हूं, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपको फायदा ही होगा, क्योंकि बेटा एडवांस इज नॉट अ गेम ऑफ स्कोर, एडवांस इज अ गेम ऑफ एक्यूरेसी। 2 क्वेश्चन भी ठीक हो जाए तो कट ऑफ क्लियर हो जाती है आपकी सब्जेक्ट लेवल की। और टोटल अगर आप 15 सवाल अगर कराते हैं, पूरा पीसीएम 16 सवाल कराते हैं मिला के, तो आपका एग्रीगेट कट ऑफ भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मतलब कह रहे हैं कि कुछ भी सुन लिया सीख लिया, आपके लिए वो अमृत का काम पेपर में कर सकता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिए। तो एकलव्य बैच जो है जे एडवांस का, इसका लिंक आपको गिवन है, ठीक है। तो आप बैच ज्वाइन करें। बाकी अगर आप अलग से कंटेंट ही लेना चाहते हैं, ठीक है, तो एडवांस की अगर आप अलग से एकलव्य की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप बैच ज्वाइन करें, आपको अभी भी उसके अंदर बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आपका लिंक आ जाएगा, यहाँ पे बाय फुल कोर्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। आ जाओ और चक दो फट्टे, डन है मेरे भाई, ठीक है, कूल है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। और आईआईटी के जो प्रोफेसर होते हैं, दे आर मच बेटर देन एनटीए, तो टेंशन नहीं लेनी, मतलब दे गिव्स जेन्युइन पेपर्स, जेन्युइन ऑथेंटिक। और जो भी आप चैलेंज करते हो या जो भी कुछ भी इनकी अगर आप अपने पॉइंट्स रखते हो, दे टोटली टेक दोस थिंग्स इनटू पिक्चर, ठीक है। तो इसकी जो आंसर की होती है बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। तो वैसी प्रॉब्लम्स जो आपको वहां पहले दिखेंगी वो यहाँ आपको नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से तैयारी अपनी एडवांस की करिए, गिव इट अ फाइनल शॉट, डोंट अंडर एस्टिमेट। कई बार हम खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, होना तो है नहीं, क्यों मेहनत करो, तो करना आ जाना। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आज के सेशन में देखा ना तुमने, तो ऐसे नहीं तो ऐसे अटैक करके जा सकते हैं, जाना इंपॉर्टेंट है, पहुंच जाओ एक बार, क्या दिक्कत है। चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अगली वीडियो में मिलेंगे, हैव अ गुड टाइम एट होम बच्चों।